हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहां हम लोग ने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, फिर लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में, आइसोटोन्स हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आइसोडाइफर्स हो गए, ठीक है, आइसोस्टर्स हो गए। इन सब के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप क्या करोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में जाओगे और इस वीडियो को वॉच करोगे, देन ये वाला लेक्चर देखोगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूं। तो हम लोगों ने देखो जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका था, कैथोड रेस का था, है ना। फिर हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया था, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था, एनोड रे का था। याद आ रहा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, तो वहां पे सबसे ज्यादा किसका रोल था, रेडिएशन का। यानी कैथोड रे, एनोड रे, रेडिएशन। इसका मतलब यहां से एक आइडिया लगा कि अगर आपको एटम को अच्छे से समझना है तो आपको रेडिएशन के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी देखो कैथोड रे से हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी एनोड रे से हुई, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रेडिएशन से हुई थी। याद है वो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था मैंने। तो अगर आपको एटम को अच्छे से समझना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन के बारे में आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पर तुम्हें पता ही है, पहली क्लास में डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है ना। और मैटर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल क्या होते हैं, एटम होते हैं। तो अगर आपने एटम के बारे में जान लिया तो बाकी चीजों को जानने में आपको क्या होता है, बहुत ही आसानी लगेगी। और एटम को अच्छे से जानना है तो आपको रेडिएशन के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को। चलो फिर ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे आपने एक रोप लिया, रस्सी ली, तो रस्सी को क्या करो, दो एंड से फिक्स कर दो। ठीक है, तो दोनों एंड मैंने रस्सी के फिक्स कर दिया, मतलब उसके बीच में। और जैसे आप रस्सी को ऐसे करोगे तो यहां पे देखना कि वेव बनेगी रस्सी में, है ना, ऐसे वेव बनती है ना, क्योंकि दोनों एंड तो फिक्स है, ये तो हिल नहीं सकते हैं। तो बीच में देखो क्या होगा, इनके पॉइंट क्या होंगे, वो पॉइंट मूव करेंगे तो वेव बनाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, या फिर मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ठीक है, तो रोप में देखिए क्या हो रही है, देखो एक वेव प्रोड्यूस हो रही है। वैसे ही जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की वजह से एक वेव प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो बच्चों, ये कैसा होता है, जैसे कि मान लो ये मैंने बोल दिया कि एक्स एक्सेस है, और ये क्या है, वाई एक्सेस है, और ये जेड एक्सेस है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये एक्स एक्सेस है, तो यहां पर ये जो डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड में की डायरेक्शन है। और ये वाई एक्सेस है, ये क्या है तुम्हारा, इस डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सेस में। और ये जेड एक्सेस है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 का एंगल होगा। ठीक है, एक दूसरे के। और इनमें भी देखो क्या परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की है, और ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। तो वेव की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन ये वाली होगी। यानी ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलो फिर ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यानी बच्चों मैं ये बता रहा हूं कि ये एक्स एक्सेस पे जो डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, ठीक है, एक्स एक्सेस पे क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं पूरा लिख देता हूं, एक्स एक्सेस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जेड एक्सेस में क्या ले लिया मैंने, यहां पर ये मैंने ले ली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड ये होगी, तो वेव की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी ये मैं बोल सकता हूं प्रोग्रेशन ऑफ वेव। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। पहले तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर है, चलो फिर ठीक है। और बच्चों मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये मेनली पार्ट किसका है, फिजिक्स का पार्ट है। तो आपको इसके बारे में फिजिक्स में बहुत ही डिटेल में डिस्कस होगा। तो यहां पर मैं इस चैप्टर में
सिर्फ उतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कस करूंगा जितना कि केमिस्ट्री में यूज होता है, ठीक है ना। बाकी के लिए आप क्या करोगे, फिजिक्स का वेट करोगे। तो मैं इस पार्ट को रफ कर दूं, चलो फिर ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देता हूं वेव के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको समझ में आ गया क्या होती है, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। देखो पहले मैं एक वेव बना लेता हूं। तो चलो दो डायरेक्शन बनाई, ये कौन सी एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, और ये क्या है, वाई एक्सेस है, ठीक है। अब बच्चों देखो मैंने यहां पे देखो एक ये ऐसे बना रहा हूं, ये वेव है पूरी, ठीक है, ये वेव है। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो मैं और लंबी वेव बना देता हूं उसको, जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। ये मैंने एक्स एक्सेस ले ली, ठीक है, ध्यान से देखते रहना आप लोग। ये हो गई। अब देखो बच्चों, ये यहां से लेकर यहां तक देखो, ये एक वेव बोलते हैं, ठीक है ना। और एक वेव की लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। समझ में आ रहा, वेव लेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, लैम्डा से। तो लैम्डा मतलब क्या होता है, लैम्डा मींस वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होती है, एक वेव की लेंथ को बोलते हैं वेव लेंथ। आई बात समझ में आप लोगों को, तो चलो बहुत अच्छी बात है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। तो एक वेव की लेंथ को बोलते हैं वेव लेंथ। और जो बच्चों देखो ये जो टॉप वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉ बोलते हैं, ठीक है। तो क्रेस्ट ट्रॉ आपको समझ में आ गया क्या होता है। ये जो अपर पार्ट है और इसको क्या होगा, बॉटम वाला पार्ट है। इन दोनों का नाम आपको समझ में आ गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, किसी भी वेव का क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो आपको एम्पलीट्यूड समझ में आ गया क्या होता है। जो ये हाइट होती है या फिर डेप्थ होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और ये एक वेव की लेंथ को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ टर्म आपको याद रखने हैं। एक टर्म और आपको देखो यहां पर यूज होगा, मैं अभी आपकी इसकी डेफिनेशन लिखा दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो आपको एक टर्म यूज होगा वेव नंबर के बारे में, ठीक है। और टर्म मैं यूज करता हूं, ठीक है, स्पीड के बारे में। तो वेव की स्पीड क्या होगी यहां पर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सी से। और सी क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है आप लोगों को, चलो ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म यूज होगा फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो नेक्स्ट में देखो ये फर्स्ट टर्म वेवलेंथ था, सेकंड वेव नंबर हो गया, थर्ड स्पीड हो गई, फोर्थ हो गई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, ठीक है, न्यू बोलते हैं इसको। तो फ्रीक्वेंसी न्यू हो गया, न्यू इक्वल टू क्या होता है, ये होता है c/λ, ठीक है। अब ये देखो फ्रीक्वेंसी c/λ हो गई। अब फ्रीक्वेंसी देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, में फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं। फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे देखो मान लो मैंने इस वाले पॉइंट को फिक्स कर दिया, ठीक है ना, ध्यान से देखना। तो पर सेकेंड इस पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव पास करेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ध्यान से समझो, एक वेव की लेंथ को बोलते हैं वेव लेंथ, और एक किसी भी एक पॉइंट से पर सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव पास करेगी, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब कैसे पास करेगी, देखो एक पॉइंट हो गया, अब वेव की स्पीड कितनी है, c मीटर पर सेकेंड है ना, c मीटर पर सेकेंड है, देखो ये इतने मीटर पर सेकेंड है। और एक वेव की लेंथ कितनी है, लैम्डा। तो c को लैम्डा से डिवाइड कर दो, तो c/λ क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब किसी भी पॉइंट से पर सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव पास होती है, ठीक है। और बच्चों आपको सबको यूनिट याद रखनी है। देखो वेवलेंथ को हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा मीटर में लेंगे, तो याद रखना है इसको किस में लेते हैं, मीटर पर सेकंड में लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी होती है c/λ, तो इसको लेते हैं हम लोग मीटर में, मीटर पर सेकंड में, इसको लेते हैं मीटर में, तो ये क्या आ जाएगा, ये सेकंड इनवर्स आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो आपको वेवलेंथ समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई, स्पीड समझ में आ गई। अब मैं देखो वेव नंबर बताने जा रहा हूं, मैं रफ कर दूं, चलो फिर ठीक है, इस वाले पार्ट को रफ कर देता हूं। अब देखो बच्चों, वेव नंबर को हम लोग क्या करते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों में डिफरेंस है, ये न्यू है, ये क्या है, न्यू बार है। अब देखो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर मतलब होता है पर मीटर में नंबर ऑफ वेव कितनी है। मान लो मैंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक, मान लो यहां से लेके यहां तक 1 मीटर है,
तो 1 मीटर में कितनी वेव है, देखो 1 मीटर में, देखो यहां से देखो काउंट करो, यहां से लेके यहां तक एक वेव हो गई, फिर यहां से लेके यहां तक दूसरी वेव हो गई, और यहां से लेके यहां तक तीसरी वेव हो गई। तो 1 मीटर में कितनी वेव है, 3 वेव है। तो वेव नंबर कितना हो गया, 3। समझ पा रहे हो, वेव नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। यानी पर मीटर में नंबर ऑफ वेव कितनी है उसको बोलते हैं वेव नंबर। क्लियर है। अब इसको देखो फॉर्मूले से कैसे निकालोगे, फॉर्मूले से देखो, अगर बच्चों 1 मीटर में 3 वेव है तो एक वेव की लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/3, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। तो लैम्डा की वैल्यू है 1/3, तो वेव नंबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब वेव नंबर क्या होगा, 1/λ होगा। 1 मीटर में कितनी वेव है कैसे निकालोगे, 1 मीटर है और 1 वेव से डिवाइड कर दो। तो 1 मीटर को मैंने क्या किया, 1 को 1 वेव की लेंथ से डिवाइड कर दो। तो देखो 1 वेव की लेंथ से डिवाइड करोगे यानी 1/λ आएगा, यानी 1/λ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर बोलते हैं। तो अगर मैंने जितनी चीज बताई, अगर आपको अभी भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसी वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देखना, कम से कम 1-2 बार और देखना, उसके बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी ना है तो फिर मुझसे डाउट पूछ लेना कमेंट करके, ठीक है। बट पहले डाउट मत पूछना, पहले इसको फिर से रिवर्स करके देखना वीडियो को, मैंने क्या बोला है। अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी, ये होगा मीटर इनवर्स, क्योंकि लैम्डा हम लोग किसमें लेते हैं, लैम्डा लेते हैं मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। तो आप लोग इतने पार्ट को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो जितनी भी चीज अभी तक हम लोग ने पढ़ी हुई है वेव के बारे में, उसको हम लोग डेफिनेशन फॉर्म में देखो लिख लेते हैं। तो वेवलेंथ क्या बताया था मैंने, एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर बोल सकते हो बस आपको एक वेव लेना है तो आप 2 क्रेस्ट या 2 ट्रॉ के बीच की डिस्टेंस भी बोल सकते हो, उसको भी क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो वही लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रेस्ट एंड ट्रॉ ऑफ द वेव, उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी देखो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मैंने क्या होता है, c/λ होता है कि पर सेकंड किसी भी पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव पास कर रही है, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। वेव नंबर क्या था, 1 मीटर में कितनी नंबर ऑफ वेव है, तो उस वेव के नंबर को क्या बोलते हैं, वेव नंबर। तो वही लिखा है, द नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, वेव नंबर। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो हाइट थी क्रेस्ट की या फिर डेप्थ थी ट्रॉ की, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है, इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रॉ ऑफ ए वेव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो मैं इस वाले पार्ट को रफ कर दूं, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। वेवलेंथ क्या था, वेवलेंथ इक्वल टू था 1/λ, और ये किस में होता है, सॉरी वेवलेंथ को किस में रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग, लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये लैम्डा किस में होता है, ये मीटर में होता है, m मतलब मीटर है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या था, फ्रीक्वेंसी था c/λ, ये मीटर पर सेकेंड और ये मीटर, तो यहां पे क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स आएगा। वेव नंबर क्या था, वेव नंबर था 1/λ, यानी ये क्या आएगा, मीटर इनवर्स आएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड तो आप जानते ही हो, c की वैल्यू भी आप जानते हो, तो c क्या लोगे, स्पीड ऑफ लाइट लोगे यहां पर, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट इसके आगे का पार्ट में डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। अब देखो इनके हम लोग कुछ टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, देखो ये हो गया रेडियो वेव, ठीक है। नेक्स्ट हो गया माइक्रोवेव, नेक्स्ट क्या हो गया, इंफ्रारेड, देन क्या हो गया, विजिबल, ठीक है। उसके बाद यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं मान के चल रहा हूं। फिर नेक्स्ट क्या होगा, एक्स रेज, नेक्स्ट क्या होगा,
गामा रेज, देन क्या होगा, कॉस्मिक रेज। ठीक है, तो बच्चों देखो हम लोग सिर्फ किसको देख पाते हैं, हम लोग सिर्फ विजुअल रेज को देख पाते हैं, बाकी ना ऊपर वाली रेज और ना नीचे वाली रेज, कोई भी रेज को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो भी आपको ऑर्डर याद रखना है। तो ये मैंने ऑर्डर किसका लिखा है, तो पहले भी देख लो मैंने ऑर्डर किसका लिखा हुआ है, टॉप टू बॉटम। ये मैंने एनर्जी का ऑर्डर लिखा है कि टॉप टू बॉटम जाने पे एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मैंने ऐसे वेव को अरेंज ही किया है जिसमें टॉप टू बॉटम जाने पे एनर्जी इंक्रीज करे। तो देखो ये ऑर्डर किसका हो गया, एनर्जी का ऑर्डर हो गया। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी इनमें कौन सी वेव की होती है, कॉस्मिक रेज की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक है ना, और सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, रेडियो वेव की। पूछ लेगा, ये सब पूछेगा तो नहीं वैसे कि रेडियो वेव कहाँ से प्रोड्यूस होती है। जब सुनामी या अर्थक्वेक आता है तो कौन सी रेज प्रोड्यूस होती है, रेडियो वेव प्रोड्यूस होती है। इंफ्रारेड कहाँ से आती है, ये लाइट हो गया ना, लाइट से भी क्या होती है, ये ट्यूबलाइट से इंफ्रारेड वेव निकलती है। बट ये सब वेव्स क्या होती हैं, हार्मफुल, वो हार्मलेस होती हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। विजुअल रेज भी क्या होती है, हार्मलेस होती है, इनसे कोई दिक्कत नहीं होती हम लोगों को। बट इसके नीचे की जो रेज होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट कहाँ से आती है, सन से आती है। एक्स रेज कहाँ होती है, जब एक्सरे मशीन में एक्सरे करते हैं तो वो वाली एक्सरे होती है। गामा रेज कहाँ होती है, वो भी सन से निकलती है। कॉस्मिक रे क्या होती है, सन के कोर में होती है, वहां से निकलती है। ठीक है ना, तो इतना सब हम लोग को नहीं जानना है यहाँ पर। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बस ऑर्डर जानना है। तो ये आपको यही सीरियल से ऑर्डर आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव की और सबसे ज्यादा एनर्जी कॉस्मिक रे की। तो इनकी एनर्जी कम है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये सब रेज क्या होती है, यहां से लेकर यहां तक मैं लिख देता हूं, ये जो रेज होती है, ये वेव, ये क्या होती है, हार्मलेस होती है। ठीक है, अब जब एनर्जी का ऑर्डर ये है तो बताओ, जब एनर्जी का ऑर्डर ये है तो देखो देखा गया कि एनर्जी के ऑर्डर के रिवर्स ऑर्डर किसका आता है, वेवलेंथ का आ रहा था। यानी ये ऑर्डर जब देखा गया तो क्या था, ये वेवलेंथ का ऑर्डर है। तो यहां से एक आइडिया लगा कि जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, वेवलेंथ होती है। मैं समझ पा रहा हूं मैंने क्या समझाया, मैंने ये बोला कि इसको जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी इसको एनर्जी का ऑर्डर में अरेंज किया गया। तो एनर्जी का ऑर्डर में जब अरेंज किया गया तो अब फिर ये ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने कि एनर्जी का ऑर्डर जो था उसका अपोजिट ऑर्डर वेवलेंथ का था। तो यहां से उनको आइडिया लगा साइंटिस्ट को कि एनर्जी और वेवलेंथ की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जिस वेव की वेवलेंथ कम होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, चलो फिर बहुत अच्छी बात है। तो मैं इस पार्ट को रफ कर दूं। तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है, पहली बात तो ध्यान रख लो। ठीक है, हम लोग अब आपसे इनसे पूछेगा इनमें से कि बताओ बच्चों हम लोग इनमें से कौन सी वेव को देख सकते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, विजुअल, देखो लिखा हुआ है, इसी वेव को देख सकते हैं, बाकी हम लोग कोई भी वेव को देख नहीं सकते हैं। इनकी वेवलेंथ मतलब जो हम लोग की आंखों में जो हम लोग देख सकते हैं जिन चीजों को, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, विजुअल जो वेवलेंथ होती है वो हम लोगों की वेवलेंथ से मैच करती है। इसका मतलब हम लोग सिर्फ इसी वेवलेंथ की वेव को देख सकते हैं, बाकी किसी भी वेवलेंथ की वेव को नहीं देख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा। अब देखो ये जो वेव होती है क्या होती है, ये हार्मलेस होती है, जबकि इसके बाद क्या होता है, एनर्जी बढ़ती जाती है तो ये क्या हो जाएंगी, हार्मफुल हो जाएगी। यानी सबसे डेंजर वेव कौन सी होती है, कॉस्मिक रेज। ठीक है ना, तो गामा रेज कहां से निकलती है, जब एटॉमिक बम फटते हैं तो उनसे जो रेज निकलती है, रेडिएशन निकलती है, कौन सी होती है, गामा रेज होती है। तो ये देखो कितनी ज्यादा डेंजरस होती है, लोग इससे मर जाते हैं। ठीक है ना, तुरंत ही मर जाते हैं। तो कॉस्मिक रेज तो और ज्यादा डेंजरस होगी, ये कहां से निकलती है, अर्थ के कोर में होती है, वो सन के कोर में होती है, तो वहां से निकलती कॉस्मिक रेज। ठीक है, तो चलो ये इसको नोट कर लो आप लोग जल्दी से। तो यहां से एक आइडिया लग गया कि जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ठीक है ना, तो अब जल्दी से इस पार्ट को नोट करिए। तो बच्चों देखो अभी तक जितना हम लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, उसके ऊपर एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 3rd नंबर क्वेश्चन है और इसके पहले 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, वेवलेंथ की वैल्यू बोल रहा है फ्रीक्वेंसी निकालो। दूसरे में बोल रहा है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, अब लैम्डा कैलकुलेट करो। तो बच्चों देखो लैम्डा फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पढ़ा है हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा होता है, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c बाई वेवलेंथ होता है। ठीक है, c कांस्टेंट है, 3 × 10 की पावर 8 मुझे वैल्यू पता है। इन दोनों में कोई एक वैल्यू दी जाएगी और दूसरी वैल्यू पूछी जाएगी।
सॉल्व कर लोगे आप। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए, तो इसलिए मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं बताया, तो आप एनसीईआरटी में देख लेना। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या फ्रीक्वेंसी दी है, पूछा लैम्डा निकालो। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया गया, बोला फ्रीक्वेंसी निकालो। तो दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और पहले क्वेश्चन में ध्यान देना, उसने क्या किया है, पहले क्वेश्चन में उसने फ्रीक्वेंसी दी है, पूछ रहा लैम्डा निकालो। तो लैम्डा कैसे निकालोगे, सी बाय फ्रीक्वेंसी कर दोगे, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब पूछा है उसने कि जो लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू आई है ये किस वेव की है। तो हम लोगों ने वेव तो बहुत सारी पढ़ी थी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, गामा रे, कॉस्मिक रे, ठीक है ना, ये सब रेस पढ़ी हुई है वेव हम लोगों ने। पूछा ये जो लैम्डा है वो किस वेव का है, तो हर वेव की एक वेव रेंज होती है, लैम्डा की एक रेंज होती है जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना, और वो आपको याद रखना है। वैसे नीट में आपसे पूछा जाएगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, कोई बोर्ड में पूछा जा सकता है, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हर वेव की क्या होती है, जितनी भी हमने रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताई है, हर एक वेव की एक रेंज होती है, उसकी वेवलेंथ की एक रेंज होती है, वो रेंज एनसीईआरटी में दी हुई है, आपको उसको याद रखना है। तो कॉपी में भी नोट कर लेना और उसको याद भी कर लेना। तो देखना ये जो लैम्डा हम लोगों ने यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी है तो लैम्डा आ जाएगा, और वो लैम्डा देख लेना उस वेव में किससे मैच कर रहा है, जिससे मैच कर रहा होगा वो वाला आंसर सही होगा। अगर वो रेडियो वेव से मैच करेगा तो रेडियो वेव होगी, ये वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो वेव की होगी। अगर वो किसकी रेंज के बीच में आ जाएगा, मान लो विजुअल के रेंज के बीच में आ जाए, तो ये लैम्डा किसका हो जाएगा, वेवलेंथ विजुअल रेंज की हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आप लोग, नहीं आया तो पूछ लेना। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ एनसीईआरटी में, जो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये भी सिंपल सा ही है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। बोला कैलकुलेट वेव नंबर, तो मुझे पता है, देखो उसने वेव नंबर लिख दिया, तो मुझे पता है कि वेव नंबर क्या होता है, न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है 1/λ होता है, ठीक है। चलो फिर बहुत अच्छी बात है। और बोला है दूसरा, बोला फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी देखो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वो होता है, वो क्या c/λ होता है। क्या मेरी बात समझ में है आप लोगों को। तो ये दो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। अब उसने क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। अब लैम्डा ये दिया हुआ है, मतलब ये वाली वैल्यू किसकी है, लैम्डा की है, यानी वेवलेंथ की वैल्यू है। अब ये वेवलेंथ को पहले तो मीटर में कन्वर्ट करना है, सबसे पहला पार्ट, तो अब मीटर में कन्वर्ट करो इसको, तो लैम्डा क्या होगा 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ गया। क्लियर है, चलो फिर ठीक है। यानी तुम इस लैम्डा को लिख सकते हो, आएगा, चलो मैं यही वैल्यू रख देता हूं, या फिर लिख सकते हो उसको 558.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर लिख सकते हो। तो कोई भी दो वैल्यू लिख दो, दोनों सेम ही लिखा हुआ है। तो बोल रहा है कि बताओ, ये बताओ वेव नंबर बताओ, वेव नंबर 1/λ क्या होगा 1, और लैम्डा कितना है 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स, क्योंकि मीटर में रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये हम लोग मीटर में रखते हैं, तो 3 इंटू 10⁸, ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड में हो गया, ठीक है। और लैम्डा किस में होगा, लैम्डा मीटर में रख दो, कितना होगा 5.8 इंटू 10⁻⁻7, ये मीटर में हो गया। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा सेकंड इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड बाई मीटर करोगे तो मीटर मीटर कैंसिल होगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा। या इसी को आप यूनिट ये भी लिख सकते हैं, हर्ट्ज लिखते हैं हम लोग। तो सेकंड इनवर्स बोलो चाहे ये बोलो, दोनों मतलब क्या है, सेम है। तो कहीं कहीं ये लिखा होगा सेकंड इनवर्स, उसको मान लेना कि वो सेकंड इनवर्स है। तो जल्दी से आप इस पार्ट को नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं रफ करने जा रहा हूं अब।